हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ। आई होप आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही होगी, है ना। और उम्मीद है कि आप सभी इन सारे चैप्टर्स को अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार रीड ज़रूर कर रहे होंगे। ओके, तो ज़रूर रीड करते रहिएगा बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो बच्चों जो आज का हमारा चैप्टर है वो है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। जो मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय है ये है एक तरह की आत्मकथा, और ये आत्मकथा लिखी है धर्मवीर भारती ने। तो बच्चों चलिए डायरेक्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो लिखा है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये एक तरह की स्वयं की कहानी है जो लेखक आपके सामने रखे हैं। और इनके लेखक का नाम आप याद रखिएगा, जो कि है धर्मवीर भारती। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, जो कि है सन 1989 में लेखक को लगातार 3 हार्ट अटैक आए थे। उस समय की बात है जब लेखक को एक के बाद एक लगातार 3 हार्ट अटैक आए। उनकी नब्ज, सांसें, धड़कन सब कुछ बंद हो चुकी थी, है ना। मतलब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। परंतु डॉक्टर बेजोस ने हिम्मत नहीं हारी और उनके मृत पड़ चुके शरीर को 900 वोल्ट के शॉक दिए गए, जिससे उनके प्राण तो लौट आए, परंतु हार्ट का 40% हिस्सा नष्ट हो गया था, जिसमें 3 अवरोध भी थे। अब हुआ क्या बच्चों, जब 1989 की बात है, उन्हें कंटिन्यू लगातार एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आए। तो क्या हुआ, बॉडी के जितने भी पार्ट्स थे सभी ने काम करना बंद कर दिया गया था। दूसरे डॉक्टर ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि अब इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, है ना। मतलब इनडायरेक्टली उन्हें मृत घोषित कर दिया था। परंतु वहीं पर एक डॉक्टर थे जिनका नाम था बेजोस। अब बेजोस ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और क्या कहा, जो उनके मृत हो चुका शरीर था उनको उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिए, है ना। इलेक्ट्रिक शॉक देने से क्या हुआ, उनके प्राण तो वापस आ गए थे, पर जो उनके हार्ट का 40% हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका था। और उसमें क्या हुए थे, 3 बैरियर्स भी आ गए थे। मतलब इस डॉक्टर टर्म्स में कुछ कंडीशंस होती होगी जब हार्ट में क्या होता है, कुछ तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ से तय हुआ कि उनका ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। मतलब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। तो यहाँ से क्लियर कर दिया गया था डॉक्टर ने कि जब इनकी हालत थोड़ी सी रिकवर कर लेगी तब हम इनका ऑपरेशन करेंगे। तो उन्हें क्या किया, उनको घर लेकर आ गए। लेखक ने जिद की कि उन्हें उनकी किताबों वाले कमरे में लेटाया जाए। उनका चलना फिरना, बोलना पढ़ना सब कुछ बंद हो गया था। पर क्या था, लेखक को किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा उनका पुस्तकालय बना के रखा था, जिनको मतलब उस जगह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा लगाव था। मतलब सभी लोगों का होता है कि सभी लोगों को अपने घर का कोई ना कोई एक जगह बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो लेखक को क्या था, लेखक को अपने घर का, उन्होंने जो खुद पुस्तकालय बनाया था वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। इसके बाद लेखक को सामने रखी किताबें देखकर ऐसा लगता था मानो उनके प्राण किताबों में ही बसे। मतलब किसी पर्सन को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है तो ऐसा लगता है कि उस पर्सन के प्राण उसी वस्तु में बसे हैं। तो लेखक के साथ भी सेम यही कंडीशन थी। उन्हें भी यही लगता था कि उनके प्राण भी उन किताबों में ही बसे हैं। उन किताबों को लेखक ने पिछले 40-50 सालों में जमा किया था। मतलब जितनी भी किताबें वहाँ पे उस पुस्तकालय में मौजूद थी, उन्होंने उस किताबों को अपने 30-40 सालों में जमा किया था, जो अब एक पुस्तकालय का रूप ले चुकी थी। मतलब कि वो बचपन से अपनी किताबें जमा कर रहे थे। मतलब बचपन से आप छोटी छोटी एक एक किताबें जमा करते जाएंगे तो एक समय के बाद वो क्या बन गई थी, एक समय के बाद उसने एक लाइब्रेरी का रूप ले लिया था। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी पूरे जोर पर था। ये उस समय की बात है जब आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे अपने पुरजोर पर था। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। मतलब जो इनका परिवार था वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड था, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। अब जो इनके पिता थे वो क्या थे, आर्य समाज के प्रधान थे, और जो माता थी वो स्त्री शिक्षा मतलब महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी जिसका नाम था आदर्श कन्या पाठशाला। पिता की अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन लेखक ने जन्म से पहले उन्हें
लेखक के जन्म से पहले उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। मतलब पिता की एक बहुत ही अच्छी वेल एजुकेटेड नौकरी थी, परंतु हुआ क्या था, लेखक का जब जन्म भी नहीं हुआ था तो किसी कारण के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। लेखक के घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, जैसे आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी, ये सारी पत्रिकाएं क्या थी, उनके घर में हमेशा आती ही रहती थी। उनके लिए बाल सखा और चमचम दो बाल पत्रिकाएं भी आती थी। मतलब जो ये आर्यमित्र थी, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी, ये सब किनके लिए आती थी, उनके माता और पिता के लिए आती थी। और वो बालक थे या बच्चे थे तो उनके लिए उनके पढ़ने की कॉमिक्स आती थी, जैसे कि बाल सखा और चमचम। ठीक है बच्चों, इन पत्रिकाओं के नाम आप याद रखिएगा। ओके, अब आगे की कहानी है। पत्रिकाएं भी आती थी जिन्हें पढ़ना लेखक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेखक बाल पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की भी कोशिश करते थे। मतलब बच्चों की कॉमिक्स के साथ साथ उन्हें ये जो सरस्वती और आर्यमित्र थी ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, तो वे धीरे धीरे उनको भी पढ़ने की कोशिश करते थे। लेखक को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। वे पाठ्यक्रम की किताबों से अधिक इन्हीं किताबों और पत्रिकाओं को पढ़ते थे। मतलब उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और सबसे ज़्यादा पसंद उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना था, है ना। तो अपनी जो स्कूल की किताबों को से ज़्यादा उन्हें इन किताबों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता था। आगे की कहानी है हमारी कुछ। लेखक के पिता नहीं चाहते थे कि लेखक बुरी संगति में पढ़े, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया और शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए। मतलब लेखक नहीं चाहते थे कि बच्चा स्कूल जाए और किसी भी तरह की बुरी संगति में पढ़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पिता ने घर पर ही मास्टर बुलाना शुरू कर दिया। मतलब जो उनकी स्टार्टिंग की पढ़ाई थी, पहली कक्षा से लेकर तीसरी तक, वो सारी पढ़ाई उनकी घर पर ही कंप्लीट हुई। अब तीसरी कक्षा में उनका दाखिला स्कूल में करवाया गया था। उस दिन शाम को पिता लेखक को घुमाने ले गए और उनसे वादा करवाया कि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ेंगे। फिर क्या किया, जब स्कूल में उनका एडमिशन हो गया तो लेखक के जो पिता थे वो उन्हें पार्क घुमाने के लिए लेकर गए और उनसे ये वादा करवाया कि आप अपनी पुस्तकों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। 5वीं कक्षा में लेखक फर्स्ट आए और अंग्रेजी में उन्हें सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। इस कारण उन्हें स्कूल से 2 किताबें इनाम में मिली। एक किताब में लेखक को विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी मिली तथा दूसरे में पानी के जहाज़ों की जानकारी मिली। तो हुआ क्या बच्चों, कक्षा 5th में जब वे पहुँचे तो क्या हुआ, फर्स्ट आ गए और सबसे ज़्यादा मार्क्स थे उनके इंग्लिश में। तो इस कारण स्कूल ने क्या किया, उनको इनाम दिया या प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इनाम रखे, जो कि थी उन्हें 2 किताबें। अब जो एक किताब थी उसमें क्या मिला, उन्हें पक्षियों की जानकारी मिली और दूसरी बुक जो थी उससे उन्हें पानी में जो जहाज चलते हैं उनकी जानकारी मिली। तो लेखक के पिता ने अलमारी के खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और बोले, अब यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। तो पिता ने क्या किया, अपनी अलमारी में से अपना सामान हटाया और अपने बच्चे मतलब लेखक के लिए जगह बनाई और कहा कि अब से आप अपनी बुक यहाँ पर रखोगे। अब से ये आपकी क्या बन गई है, लाइब्रेरी बन गई है। यहीं से लेखक की निजी लाइब्रेरी की शुरुआत होती है। तो यहीं से उनको शौक़ लगता है अपनी लाइब्रेरी बनाने का। इसके साथ आगे चलते हैं। लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जिसमें लेखक बैठकर किताबें पढ़ते थे। उन्हें साहित्यिक किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता था। मतलब जो साहित्यिक किताबें होती थी वो पढ़ना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उन दिनों विश्व साहित्य के किताबों के हिंदी में कुछ अनुवाद हो रहे थे। मतलब वो जो टाइम था, उस टाइम क्या होता था, इंग्लिश की जो नॉवेल्स होती थी उनका अनुवाद भी हिंदी में हो रहा था, जिससे लेखक को विश्व का भी अनुभव होता था कि दुनिया में क्या चल रहा है ना। चूंकि लेखक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वे किताबें घर नहीं ले जा पाते थे। अब होता क्या है बच्चों, लाइब्रेरी में बुक अपने घर ले जाने के लिए आपको कुछ चार्ज देना होता है और उस टाइम क्या हुआ था, लेखक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनके पास थोड़ा आर्थिक संकट आ गया था, तो वे किताबों को घर नहीं ले जा पाते थे। तो वो सारी किताबें वे लाइब्रेरी में ही बैठकर ही पढ़ते थे, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था। लेखक का आर्थिक संकट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, है ना।
वे अपने प्रमुख पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी सेकंड हैंड ही लेते थे। मतलब घर में आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, तो उन्हें जो अपने स्कूल की बुक्स भी खरीदनी होती थी तो वो भी क्या करते थे, वे सेकंड हैंड ही खरीदते थे और बाकी के पुस्तकों का सहपाठियों से नोट्स बनाते थे। मतलब जो जितनी बुक खरीद ली, सेकंड हैंड मिल गई वो बुक्स खरीद ली, और जो बुक्स नहीं मिली वो क्या करते थे, अपने दोस्तों से लेकर उनके नोट्स बना लेते थे। आगे चलते हैं। लेखक ने किस तरह से अपनी पहली साहित्यिक पुस्तक खरीदी थी। मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल से एक अपनी बुक खरीदी थी जिसका वे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं उन्होंने उस साल इंटरमीडिएट पास किया था और अपनी पुरानी पाठ्यक्रम पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने सेकंड हैंड पुस्तकों की दुकान पर खड़े थे। मतलब उस साल उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और फिर क्या बीए में एडमिशन लेने के लिए उन्हें कुछ पुस्तकें खरीदनी थी। तो पुस्तकें खरीदने के लिए कहाँ पहुँच गए थे, सेकेंड हैंड मार्केट में पहुँच गए। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुछ पुस्तकें खरीद ली। लेखक के पास फिर क्या कितने रुपए बचे, 2 रुपए बचे थे। अपनी पुस्तकें खरीद ली बीए की, उसके बाद उनके पास 2 रुपए बचे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। मतलब उन्हीं के सामने एक सिनेमा घर था जहाँ पर देवदास मूवी लगी हुई थी। लेखक उस फिल्म के एक गाना हमेशा गुनगुनाते रहते थे। मतलब उस फिल्म का एक गाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए हमेशा वो उस फिल्म का गाना गुनगुनाते रहते थे। जिसे सुनकर एक दिन माँ ने कहा, जा फिल्म देखा। तो उनकी माँ ने उनसे एक दिन कहा कि तुम्हें ये गाना इतना ज़्यादा पसंद है तो एक दिन जाकर ये मूवी को देख कर आ जाओ। लेखक ने बचे 2 रुपए लेकर सिनेमा घर गए। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो 2 रुपए बचे थे वो लेकर वे कहाँ चले गए, सिनेमा घर पहुँच गए। फिल्म शुरू होने में थोड़ा टाइम था तो उन्होंने क्या किया, सामने ही एक पुस्तकों की दुकान थी, उसके पास जाकर वे चक्कर लगाने लगे, है ना। बुक मतलब मूवी शुरू होने में टाइम थी तो वे पहुंच गए बुक की शॉप पर और वहाँ पे वे चक्कर लगाने लगे। मतलब अपना टाइम स्पेंड करने लगे कि टाइम कंप्लीट हो जाए और मूवी शुरू हो जाए। तभी वहाँ उन्हें देवदास की पुस्तक दिखाई दी और उन्हें वहाँ पे कौन सी पुस्तक दिखाई दी, देवदास की पुस्तक दिखाई दी। लेखक ने उस पुस्तक को ले लिया। चूँकि पुस्तक की कीमत केवल 10 आने थी, इसलिए फिल्म देखने में 1.5 रुपये लगते थे। अब उनके पास 2 रुपये थे, 1.5 रुपये की मूवी देख ली और 10 आने की उन्होंने बुक खरीद ली और बचे हुए पैसे उन्होंने अपनी माँ को दे दिए। अब ये हुई उनकी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब। तो उनकी पहली किताब कौन सी हुई, देवदास, ठीक है, जिसका उन्होंने इस पे वर्णन किया है। आज लेखक की लाइब्रेरी में उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण सभी प्रकार की किताबें हैं। लेखक देश विदेश के महान लेखकों, चिंतकों की कृतियों के बीच अपने को भरा भरा महसूस करते हैं। तो मतलब उन्हें कैसा लगता है, सारे लेखकों की कृतियाँ, कवियों की कहानियाँ, इनके बीच उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं वे। लेखक मानते हैं कि उनके ऑपरेशन के सफल होने के बाद उनसे मिलने आए मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर ने उस दिन सच कहा था कि ये सैकड़ों महापुरुषों के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें पुनर्जीवन मिला है। तो मतलब ऑपरेशन के बाद मराठी के एक कवि थे जिनका नाम था विंदा करंदीकर। तो उन्होंने एक बात कही कि ये जो इतनी सारी लाइब्रेरी में आपने बुक जमा करके रखी है तो ये उन महापुरुषों का ही आशीर्वाद है कि आपको अपना दोबारा जीवन मिला है ना। तो ये बच्चों था उनका लाइब्रेरी के प्रति प्रेम, मतलब बुक्स के प्रति उनका कितना लगाव था, ये इस चैप्टर में आपको बताया गया था। तो आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ समझा होगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में इसी प्लेटफॉर्म पे। जब तक के लिए इस चैप्टर्स को आप अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करते रहिए। थैंक यू।